जीवाणु मर जाते हैं और धरती माता भी झुलस जाती है, तो फिर वो धरती की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। और तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो उसको काम देना चाहिए। अभी कुछ हमारी तरफ किसान जो हैं वो क्या करते हैं कि इनको जैसे कपास का और नरमे का जो वेस्ट होता है, उसके लिए कई लोगों ने अपनी कंपनियां लगा रखी है। वो क्या करते हैं, एक मशीन आती है उसको श्रेडर कहते हैं, उससे इसका पूरा कट के वो बिल्कुल चूरा हो जाता है। तो इस चूरे को वो जो ईंटों के भट्टे होते हैं, सीमेंट की कंपनियां होती हैं, भट्टियां होती हैं, उनको वो बेच देते हैं। तो उससे थोड़ी इनकम उनको मिल जाती है, लेकिन उसमें भी फिर वही बात आती है कि भी वो हर जगह नहीं होते हैं। और भले ही वो ईंधन के रूप में काम आ रहा है, लेकिन उसका असली जो उपयोग था वो काम में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तो देखो यही है कि उसकी खाद बनाई जाए। पहले क्या है, हम लोग गाय, बैल, भैंस ये सब होती थी, बकरी, भेड़, तो उनकी जो मलमूत्र होता था वो खाद के रूप में काम आ जाता था। अभी आजकल इनकी संख्या कम हो गई है, हमने रखना कम कर दिया है, तो हमारे पास खाद भी नहीं है, गोबर की खाद भी नहीं है। अगर हम गौशाला वगैरह से खरीदते हैं तो महंगी भी बहुत मिलती है। हमारे यहाँ तो 2000 ढाई हजार रुपए की एक ट्रॉली मिलती है। और तो इतना वो फिर किसान सोचता है कि भी ये भी बहुत महंगी पड़ेगी, तो इससे अच्छा मैं अपनी यूरिया से काम चला लूं। तो अब उस खाद की मात्रा बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा तरीका है। जो फसल अवशेष की खाद है, इसको बनाएंगे तो ये उस खाद की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और एक मैं अलग से बताना चाहूंगा कि जो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम रूढ़ी की खाद बनाते हैं वो भी सही तरीका नहीं होता है उसके। तो ये जो फसल अवशेष है उस रूढ़ी की खाद बनाने में भी काम आ जाता है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी ये 40% के आसपास ये काम आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये खाद फिर बनती कैसे है, खाद बनाता कौन है। देखिए, प्रकृति में अनेक तरह के जीवाणु, फंगस होती है। तो जो सूखा कार्बन होता है, जो सूखा कार्बन होता है, जैसे फसल अवशेष हो गया, पेड़ों के जो सूखी पत्तियां हो गई, उनको जो खाद बनाता है वो उसके खाद बनाने के लिए 4 तत्वों की जरूरत पड़ती है। वैसे तो जो किचन वेस्ट से या हरे सूखे गीले से जो खाद बनती है उसके लिए 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो वो 5 तत्व पिछली बार भी मैंने शायद संक्षेप में बताए थे कि कार्बन होता है जो सूखा कचरा होता है, और नाइट्रोजन होता है जो गीला कचरा होता है, हरा कचरा होता है या फिर गाय का गोबर और गाय का मूत्र होता है। फिर ऑक्सीजन चाहिए होती है, फिर नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर, और फिर जीवाणु चाहिए होता है। इन पांचों के मिलने से ही वो खाद बनती है। लेकिन जो सूखे फसल अवशेष की जो खाद है, सूखी पत्तियों की जो खाद है, उसमें 4 तत्व की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या पड़ती है? कार्बन। कार्बन किसमें होता है? जो सूखा चारा होता है, सूखा फसल अवशेष होता है, सूखा आपका सूखे पत्ते होते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन तो इसमें भी चाहिए होती है, और थोड़ी सी इसमें नमी थोड़ी कम चाहिए होती है, बहुत कम इसमें नमी चाहिए होती है, चौथा। और पांचवा, इसमें फफूंद होती है, इसमें फंगस होती है, फंगी होती है। ये फंगस से ही ये खाद बनती है। फंगस से आप किसान सभी परिचित होंगे। फंगस जो हम उसको फफूंद भी कहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, सफेद सी लेयर बन जाती है, सफेद से जाले से आ जाते हैं जब किसी चीज को हम सड़ने के लिए छोड़ देते हैं हवा में खुला। तो जैसे भूसा है और है, तो वो इवन जो खाद भी है तो उसमें सफेद से रेशे आ जाते हैं, वो ही फंगस होती है। वैसे तो मशरूम होता है, वो भी एक फंगस का दूसरा रूप होता है, वो एडिबल होती है। लेकिन दूसरी ये जो जो रेशे वाली जो ये फफूंद होती है, ये एक तरह का जीव होता है ये। तो ये ही उस ड्राई कार्बन को, हार्ड कार्बन को ये खाद में परिवर्तित कर देता है। तो फंगस जो है वो ज्यादा सख्त लकड़ी को, ज्यादा सख्त अवशेष को, सूखे अवशेष को भी खाद में परिवर्तित कर देती है। और ये जो खाद है, ये पेड़ पौधों के भी, सॉरी, ये जो फंगस है, ये पेड़ पौधों के भी बहुत काम आती है। आप अगर कभी किसी पेड़ की या किसी पौधे की जड़ों को बड़े ध्यान से देखेंगे, तो जहां जड़ों का किनारा खत्म होता है वहां ये फफूंद लगी होती है। तो ये फफूंद क्या करती है? ये एक जड़ों का हाथ का काम करती है। अगर खाद दूर पड़ी है, पानी दूर पड़ा है, तो उस तक, उसको जड़ों तक पहुंचाने के लिए ये फफूंद का जाला एक नेट सा एक बन जाता है, चेन लिंक सा बन जाता है। उसके द्वारा वो पौधों की जड़ों तक पहुंचा देती है। ऐसे ही ये कम्युनिकेशन का भी काम करती है।
तो पौधे आपस में जो बातें करते हैं, वो इनके माध्यम से करते हैं, जड़ों के माध्यम से करते हैं। अगर वो उनको एक जगह पे कोई खतरा महसूस होता है, तो भी ये जड़ों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं और उन जड़ों का जो अगला भाग होता है, एक्सटेंडेड रूट उसको कह सकते हो, जाला जो होता है, वो फफूंदी होती है। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। ये अलग विषय था, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा बताना ठीक समझा। तो मेन हमारा ये है कि हमारी जो फसल अवशेष से जो हमारी खाद बनती है, उस वो सूखा कचरा अगर होगा, तो वो फफूंद से बनती है, फंगी से बनती है। तो अब इसका जब हमें पता है कि इसके लिए 4 तत्वों की ज़रूरत है, तो ये 4 तत्व होने बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सूखा कचरा है, वो जितना छोटा होगा उतना ही उसकी खाद जल्दी बनेगी, उतना ही उसकी खाद अच्छी बनेगी। क्यों? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसके उसके जो भाग हैं, वो खुले भाग ज़्यादा हो जाएँगे, तो ज़्यादा फंगस उसको अटैक कर सकती है। तो इसलिए उसको छोटा करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे मैं आपको कपास और नरमे की बात कह रहा था, तो हमारे यहाँ वो नरमे की तो जो लकड़ी होती है, तो कई बार तो 1 इंच तक मोटी हो जाती है। तो उसको श्रेड करके अगर हम डाल दें, तो उसकी जल्दी खाद बनती है, अच्छी खाद बनती है। अब नरमे वाले केस में या दूसरे किसी फसल अवशेष के बारे में एक चीज़ मैं बड़ी और आपको बताऊँगा। एक स्टेज ऐसी होती है, कई बार फसल अवशेष ऐसा होता है जो कुछ हरा या कुछ गीला, कुछ सूखा होता है। जैसे नरमे की बात करता हूँ, नरमे को जब हम लोग चुग लेते हैं, उसमें से रुई निकाल लेते हैं, तो पीछे जो छड़ियाँ बचती है, उनमें अभी भी कुछ हरे पत्ते होते हैं, उनमें कुछ अभी भी रस उसकी लकड़ी में होता है, तो यानी कि वो हरी होती है, पूरी सूखी होती नहीं होती है। तो उसकी तो खाद और ज़्यादा अच्छी बनती है। उसकी खाद फिर जीवाणुओं से भी बनती है। क्यों? कि उसमें नाइट्रोजन का भाग होता है, उसमें नमी ज़्यादा होती है। तो उसको उस टाइम अगर हम काट के, शेड करके मशीनें आती है पौने 2 लाख की एक मशीन आ जाती है, बड़ी काम की मशीन होती है। आजकल तो लोग इस मशीन को जो झाड़ीदार जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है, जो बबूल वगैरह होते हैं उनको भी उनका चूरा करने के अंदर भी काम में लेते हैं। हालाँकि वो फिर चूरा क्या करते हैं, उस चूरे को फिर वो ईंट के भट्टों में बेच देते हैं। और जो बबूल वाली झाड़ी होती है, उसकी पत्तियों की खाद अच्छी नहीं बनती है। लेकिन जो नरमे का अवशेष होता है, ऐसे ही जो सरसों का अवशेष होता है, अगर हम उसको उस मशीन से शेड करके, छोटे करके, टुकड़े करके, तो एक तरह का वो कटिंग उसको कह सकते हो कि उसको कुटाई मशीन वो होती है। तो उससे छोटे टुकड़े करके और फिर उसकी खाद बनाते हैं। तो उसमें हरापन होने की वजह से, उसमें गीलापन, नमी होने की वजह से उसकी खाद तो और भी अच्छी बनती है। तो इसलिए इनको अब बात इसलिए साइज़ छोटा करना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। साइज़ को छोटा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में अब बात करते हैं कि उसमें नमी चाहिए होती है, तो थोड़ा उसमें या तो बारिश से नमी आ जाती है और या फिर उसमें थोड़ा पानी हम छिड़क दिया जाए। पानी को हम छिड़क दें तो और जल्दी उसकी बढ़िया खाद बन जाएगी। तो तरीका क्या है कि जैसे हमने और जो सॉफ्ट भूसा है, छोटा भूसा है, जैसे जब सरसों निकालते हैं, तो सरसों की जो फलियों का जो छिलका होता है वो छोटा होता है, उसको और छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन जो बड़ा कोई भूसा है, जैसे पराली है, उसको अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो वो भी थोड़ा सॉफ्ट है। लेकिन नरमे जैसा सख्त जो कपास जैसी सख्त डंठल होते हैं, उनको छोटा करना ज़रूरी है या जो पेड़-पौधे की जो छँगाई हम करते हैं, पेड़-पौधे की टहनियों को हर किसान काटता है। यहाँ मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि विदेशों के अंदर तो ये रिवाज़ होता है कि उस कटाई को जब काटते हैं तो उसको कहीं ट्रॉली में भर के नहीं लेके जाते हैं। वो कटाई वाली श्रेडिंग वाली मशीन वहीं खड़ी होती है, उसको वो सीधा उसमें डाल के चूरा करके ही लेके जाते हैं। चूरा करके लेके जाने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि वो वॉल्यूम कम, जगह कम घेरता है और उसको बड़ी आसानी से कहीं भी उसको रखा जा सकता है। और वहाँ उसको क्या करते हैं, जो पेड़ों की छँगाई होती है, उसको वो खाद बनाने में काम लेते हैं। उसको वो मल्चिंग के रूप में काम लेते हैं। तो वहाँ कोई भी पेड़ों की छँगाई की हुई आपको ऐसे ढेर नहीं मिलेंगे, कोई जलाया हुआ नहीं मिलेगा। वो मशीन साथ ही रखते हैं, जैसे ही काटा उसको उसके अंदर से निकाला तो चूरा निकल गया, वो चूरे को फिर वो खाद में काम में लेते हैं या मल्चिंग के रूप में काम लेते हैं। इसीलिए विदेशों में प्रदूषण ये जो कम होता है, ये बड़ी पर्यावरण की बात है, तो मैं ये भी एक बताना ज़रूर समझता हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ जैसे प्रदूषण जो होता है, वो धूल-मिट्टी उड़ने से ज़्यादा होता है। उसमें धुएँ का भी एक रोल है।
जो मशीनों का धुआँ भी हो सकता है, वाहनों का भी धुआँ हो सकता है, पराली जलाने का भी हो सकता है, लेकिन वो तो होता ही है, लेकिन जब ये मिट्टी जो धूल कण होते हैं, ये जब उसके अंदर आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है। फिर ये एक्यूआई बढ़ जाता है और सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है कि सर्दियों के टाइम पे जब ये नमी होती है, तो वो धूल के कण ऊपर जा नहीं पाते हैं, दूर फैल नहीं पाते हैं, हवा उनको ले जा नहीं पाती है, तो वहीं वो सस्पेंडेड घूमते रहते हैं। इसलिए वो एक्यूआई वहाँ का बढ़ जाता है, प्रदूषण वहाँ का बढ़ जाता है। तो वहाँ लेकिन विदेशों में ये बड़ी ख़ास बात है, वो क्या करते हैं कि मिट्टी को नंगा नहीं छोड़ते हैं, मिट्टी को खाली नहीं छोड़ते हैं। जहाँ पे सड़क बनी हुई है, जहाँ फुटपाथ है, वहाँ तो है ही है, मिट्टी कवर है, हमारे यहाँ भी कवर होती है। लेकिन जो ज़मीन दूसरी खाली होती है पौधों वाली, उसके ऊपर या तो वो जो पौधों से हरी घास से या हरा जो ग्राउंड कवर होता है, उससे कवर कर देते हैं। लेकिन जहाँ ग्राउंड कवर नहीं होता है, उसको वो मल्चिंग से कवर कर देते हैं। जो पेड़ों की टहनियाँ जैसे मैंने बताई थी, कटाई से जो चूरा उसका निकलता है, उसको वो वुड चिप्स कहते हैं। उस वुड चिप्स से वो पूरा उसको कवर कर देते हैं। तो उससे क्या है, वो धूल, मिट्टी हवा में नहीं आ पाती है। हवा में नहीं आने से प्रदूषण नहीं होता है। और वो मिट्टी के ऊपर रहने से धरती का जो पानी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहता है। वो फिर पानी पौधे को, पेड़ को कम देना पड़ता है। जो पानी हमने दिया है वो जल्दी से भाप बन के उड़ता नहीं है। और दूसरा, जो बहुत ज़्यादा सर्दी में नीचे की ज़मीन बहुत ठंडी नहीं होती है, जीवाणु है वो खुश रहते हैं। ऐसे ही गर्मी में के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है वो गर्म नहीं होती है, लू के दौरान भी वो गर्म नहीं होती है। तो कुल मिला के जो मल्चिंग होती है धरती के ऊपर, वो धरती माता को, पौधे को, उसके जीवाणुओं को बहुत फ़ायदा देती है। तो वो मैं इसलिए बीच में ये विषय आ गया, तो मैं बताना ये ठीक समझा था कि ये पेड़ों की वेस्ट को वो इसी रूप में काम लेते हैं। हम भी हमें मल्चिंग का प्रयोग हम ज़रूर करेंगे। वो मल्चिंग हम पेड़ों की पत्तियों से, पेड़ों की टहनियों से भी हम निकाल सकते हैं। हम फसल के अवशेष से भी निकाल सकते हैं, जो फसल अवशेष सख्त होता है। तो इसलिए जो हमारी कंपोस्ट है, इसको इसको लीफ मोल्ड भी कहते हैं। एक्चुअली लीफ मोल्ड जो बिना हरे गीले कचरे के जो खाद बनती है, चाहे वो फसल अवशेष से बने, चाहे पेड़ों की पत्तियों से बने, उसको लीफ मोल्ड कहते हैं। लीफ मोल्ड क्यों कहते हैं? मोल्ड भी एक फंगस होती है, इंग्लिश में उसको मोल्ड कहते हैं, तो वो भी एक फंगस की वैरायटी है। तो उससे जो खाद बनती है पत्तियों की, उसे लीफ मोल्ड कहते हैं। तो ये हल्की होती है, ये ज़मीन को बहुत ही उपजाऊ बनाती है, भुरभुरा बनाती है, हल्का बनाती है और उसमें ज़मीन में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उससे मेंटेन रहता है। तो और धीरे-धीरे उसको खाद मिलती रहती है। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो बीच में मैंने कहा भी था कि गाँव के अंदर जो हम रूढ़ी की खाद बनाते हैं, गोबर की खाद बनाते हैं, तो ठीक है, हम अपने हिसाब से बनाते हैं, बट उसमें एक टेक्निकली कमी रह जाती है। टेक्निकल कमी ये रह जाती है कि जिन 5 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है खाद बनाने में, उसमें वो एक तत्व नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि गोबर के अंदर नाइट्रोजन होता है, लेकिन कार्बन कम डालते हैं। उसमें जो भूसा होता है, वो कम डालते हैं। तो उससे एक तो वो खाद बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। और वो साल के अंदर तैयार होती है, और जो खाद तैयार होती है तो उसके अंदर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर वो छोटे पौधों में अगर हम डालते हैं तो वो पौधे को जला देती है। और फिर वो दूसरी गलती वो क्या करते हैं कि उस ढेर को बहुत ज़्यादा ऊँचा ऊँचा बना देते हैं। कई बार तो वो 2-2 मीटर ऊँचा ढेर हो जाता है। जबकि तो करना क्या चाहिए? कुछ तो जो किसान है वो क्या करते हैं, पशुओं के नीचे जो बिछावन बिछाते हैं, जो फसल अवशेष को नीचे पशुओं के डालते हैं, बहुत अच्छी आदत है वो। ये मैं सबको ही कहना चाहूँगा कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि फसल अवशेष जो होता है, उसको हम पशुओं के नीचे हम डालें, तो पशु का एक तरह का बिस्तर का काम करेगा वो, और पशु का जो मूत्र है वो बेकार नहीं जाएगा, उसको अवशोषित कर लेगा। जो गोबर है वो भी उसमें आ जाएगा, गोबर को उठाना भी आसान हो जाएगा। और फिर उसको जब आप इकट्ठा करके गोबर के साथ जब आप कंपोस्ट बनाने के लिए, रूढ़ी की खाद बनाने के लिए जब यूज़ करते हो, तो उसमें कार्बन की मात्रा भी फिर अपने आप ऐड हो जाती है। उस कार्बन की मात्रा ऐड होने से फ़ायदा क्या होता है, उसमें एक और तत्व जो ऑक्सीजन होता है, वो हवा जो होती है वो उसमें ज़्यादा मिल जाती है। सीधा-सीधा गोबर का ढेर हम लगाते जाएँगे तो उसके अंदर हवा घुस नहीं पाती है।
और बाद में जब हम ये इसको रूढ़ी की खाद को निकालते हैं, तो उसके डेले बन जाते हैं, मतलब ढेले से बन जाते हैं, बड़े-बड़े ब्लॉक बन जाते हैं, तो वो एक जगह पड़ जाते हैं, उसको इकट्ठा बख बिखर नहीं पाते हैं और उसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये भी बड़ा अच्छा एक तरीका है कि जो फसल का अवशेष होता है, उसको हम पशुओं के नीचे बिछावन के रूप में डालें, फिर उसको गोबर के साथ उसको रूढ़ी की खाद में डाल दें, तो उससे क्या है, एक तो हमारी खाद की मात्रा बन जाएगी और खाद जल्दी बनेगी। और वो फसल अवशेष हमारा काम भी आ जाएगा। और अगर पशुओं के बिछावन के रूप में नहीं डालते हैं, तो जब रूढ़ी के ऊपर पशुओं का गोबर डाला जाए, तो उसको लेयर-लेयर में बीच में फसल अवशेष भी डालते जाएँ। जैसे हमने गाय का गोबर का एक लेयर उसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर एक लेयर हम इसकी भूसे की डाल देंगे, फसल अवशेष की डाल देंगे, फिर अगली लेयर उसके ऊपर गोबर की डाल देंगे। ऐसे करके लेयर बाय लेयर अगर हम इसका इकट्ठा करेंगे और हाइट हमें 1.5 मीटर से यानी 5 फुट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। 5 फुट से ज़्यादा हाइट करने के बाद में उसमें हवा लगना बंद हो जाता है, हवा नहीं लग पाती है। तो हमें कोशिश करें ज़मीन में गड्ढा भी करें तो हम 3-4 फुट का गड्ढा, 4 फुट से ज़्यादा हम गड्ढा नहीं करें और ऊपर अगर ज़मीन के ऊपर करना हो तो भी हम 4-5 फुट से ज़्यादा उसका ढेर ऊँचा नहीं करें। लंबा कर सकते हैं, लंबा कोई दिक्कत नहीं है, पतला 5-6 फुट का चौड़ा करके और ऐसे लंबाई में उसको ऐसे घुमा के आगे, आगे, आगे ऐसे उसकी विंडो टाइप में उसका लंबा उसको कर सकते हैं। तो उसकी और बीच-बीच में हमें उसमें कभी-कभी हफ्ते में 1 बार पानी दे देना चाहिए। अगर बारिश का पानी नहीं आता है तो क्योंकि नमी होने से वो खाद जल्दी बनती है, तो अच्छी बनती है। तो इसलिए कभी-कभी रूढ़ी के ऊपर हमें पानी का छींटा भी मारना चाहिए, वो अच्छा होता है। वापस आते हैं फसल अवशेष पे, जो फसल अवशेष से हमारा एक फसल अवशेष का काम हम और भी उपयोग इस रूप में भी ले सकते हैं कि जब हम केंचुआ खाद बनाते हैं, जब केंचुए की खाद बनाते हैं, जो उसको हम लोग जैसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी इसको जो खाद बनाते हैं, तो गाय के गोबर में 40% तक हम भूसा मिला सकते हैं, फसल अवशेष मिला सकते हैं। हाँ, उसको मिलाने के बाद में हमें 20 दिनों तक 3 हफ्ते तक थोड़ा उसको ठंडा करना बोला जाता है, उस तक छोड़ते हैं, उसके बाद उसमें केंचुए छोड़ते हैं। लेकिन ये उससे भी क्या है आपकी केंचुआ खाद की मात्रा बढ़ जाती है और आपको उसका फ़ायदा होगा। एक आपकी जो फसल अवशेष है वो काम आ गया। तो फसल अवशेष का चाहे अलग से ढेर लगा के हम उसकी खाद बनाएँ, चाहे हम उसको पशुओं के बिछावन के रूप में नीचे मिला के बनाएँ, चाहे हम केंचुआ खाद बनाने के लिए गोबर के साथ उसको मिला दें। ऐसे करके कोई भी तरीके हैं, हमें फसल अवशेष को काम में लेना चाहिए और ये धरती माता का वरदान है, धरती माता का हमें भेंट है, तो इसको धरती माता को वापस देना हमारा फर्ज बनता है, ये धरती माता को वापस देना चाहिए। खाद के रूप में सबसे बढ़िया इसका उपयोग होता है, तो ये हमें करना चाहिए। तो तरीका मैंने थोड़ा-सा दोबारा फिर बता देता हूँ कि भी ये बड़ा आसान है, इसमें हम थोड़ा-थोड़ा अगर पानी बीच में जैसे एक लेयर हमने बिछा दिया, ज़मीन में थोड़ा-सा गड्ढा करके और फिर हम उसको ढेर को बिछा दिया और जिस टाइम हम इसको श्रेडिंग मशीन से चूरा कर रहे होते हैं, तो और ही बहुत आसान है। फिर क्या होता है जैसे ही वो मशीन का जो पतनाला होता है जहाँ से वो निकलती है इसके कटिंग वाले पीस तो वो ढेर बनाती हुई चलती है। तो उस ढेर जब वो चल रही होती है तो बीच में पानी की पाइप से हम उसमें थोड़ा पानी अगर हम डाल देंगे तो पानी की मात्रा बाद में डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ही वो डल जाएगा। और इस तरह से वो ढेर लगा देंगे और फिर उसको जब 6 महीने के बाद में वो खाद बन जाती है। अच्छी खाद 1 साल के बाद बनती है, लेकिन उसको काम में लेने लायक खाद जो है वो 6 महीने में बन जाती है। फसल अवशेष को अगर हम जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप ज़मीन में मिलाते हो तो भी वो उसका सदुपयोगी है, लेकिन ज़मीन में ब मिलाने के कुछ थोड़ी-सी नुकसान ये होते हैं कि कई बार अगर वो उसकी दीमक उससे ब लग जाती है और वो जल्दी से बनती नहीं है खाद, थोड़ा टाइम लगता है और कई बार वो हल में फसल में किसी में दिक्कत भी कर सकती है। लेकिन कुछ ना करने से वो भी करना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं कौन हमारा लीफ मोल्ड का खाद बनाने का झंझट कौन करेगा, तो हम उसको ज़मीन में मिलाते हैं तो भी वो बहुत अच्छा सदुपयोग है। तो इस तरह से हमें इसकी खाद बनानी चाहिए। दूसरी कई बार हम हरी खाद भी अगर ज़मीन में मिलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो हरी खाद जैसे ढेंचा है, तो ढेंचा क्या है कि वो जल्दी ग्रो करता है, तो हरी खाद भी हमें खेतों में मिलानी चाहिए। हरी खाद जब भी हमारी ज़मीन बीच में
कुछ टाइम के लिए खाली होती हैं, तो उस हिसाब से उसमें हरी खाद के बीज डाल दिए जाते हैं। चाहे वो लगी हुई फसल है उसके टाइम भी हम डाल सकते हैं, जैसे नरमा है, नरमे के साथ में अगर लास्ट स्टेज पे जब नरमा अभी हम 1 महीना बचा है तो उस टाइम उसमें नीचे डाल दिया जाए तो वो उग जाएगी। और जब नरमा हम काट लेंगे तो उसके बाद में वो ऑलरेडी इतनी हो चुकी होगी, फिर उसके थोड़ा और इंतजार करेंगे तो वो इतना होके फिर उसको जमीन में मिला देंगे तो उसकी खाद बन जाएगी। तो ये भी एक उसका बड़ा अच्छा जमीन को, भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका है। तो सूखी पत्तियों का तो किसान कोई भी डालता ही नहीं है अपने खेत में, वो तो पक्का उसने उसको जलाना होता है, ये बहुत गलत तरीका है। या लकड़ी है उसका जो ठीक है, कुछ बालन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लेकिन इतनी जब होती है तो बहुत मात्रा में होती है, उसके पास इतनी जमीन नहीं होती है। कई बार वो क्या करता है, जो सड़क के किनारे डाल देता है, अपने घर के आसपास में पशुओं के बाड़े में डाल देता है, लेकिन वो भी एक सीमा है उसकी। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसको चूरा बना दिया जाए। चूरा बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, कम जगह घेरेगा, और वो खाद अच्छी खाद बनेगी बहुत। उसको जमीन में हम डालेंगे तो बहुत ज्यादा हमारा फायदा होगा। तो अभी थोड़ा-सा हम अभी तो टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें कर लेते हैं। तो उससे क्या है, कोई अगर मुद्दा छूट गया है, कोई इश्यू पॉइंट छूट गया है, तो वो हम इसको दोबारा से कवर कर सकते हैं। तो मैं तब तक एक बार एक नोट देख लेता हूँ। आप देखिए, कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, हाथ रेज़ करिए और या नोट करके इसमें, ताकि ये समझ में आ जाए। इसके बाद हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हैंड राइज है हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का, मध्य प्रदेश से है जी। स्वागत है। जी ओम। ओम। सदन को नमन। बहुत अच्छी खाद के ऊपर चर्चा चल रही है और निश्चित रूप से इसका उपयोग होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जैसे आपने कहा कि जो हमारे सूखे पत्ते होते हैं हाँ जी। और इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, हाँ, और ये यदि हम सूखे में, और आपने कहा कि उसमें एक फफूंद की जो है उसको बहुत जल्दी वो उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो हाँ जी। सर, जैसे फफूंद में कुछ कुछ फफूंद जैसे जो चिन्हित हुई है, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया है, हाँ जी। और मेटाराइजियम हो गया है, हाँ जी। वर्टिसिलियम हो गया है, जो जो फफूंद के रूप में जो चिन्हित हुई है, हाँ जी। यदि हम इनको घोल के रूप में उस पर डालेंगे तो क्या ये जल्दी कर देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बड़ा-बड़ा धन्यवाद आपका। बिल्कुल उसका फसल हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास में ये फंफूद नहीं है, पुराना भूसे की बनी हुई खाद है, उसको भी कल्चर के रूप में हम छींटा मार देंगे, तो भी वो उसमें फंफूद की मात्रा ऐड हो जाएगी। उससे क्या होगा, वो फंफूद की कॉलोनी ज़्यादा बढ़ेगी, संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। और आपने ट्राइकोडर्मा का या जो फंफूद वाले जितने भी ये जैविक पदार्थ बताएँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हमें डालना चाहिए और तो उससे बिल्कुल जल्दी खाद बनेगी और अच्छी खाद बनेगी। और वरना क्या है, ढेर के अंदर फंफूद को एंटर करने में, अंदर घुसने में टाइम लगता है, तो वो लंबा टाइम लगता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बताया, मैंने भी इसको नोट कर लिया है। तो बिल्कुल हम डालना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। उससे बिल्कुल वो, जैसे हम, आपने देखा होगा जब हम मशरूम बनाते हैं, जब भूसे से मशरूम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो मशरूम के जो पोर्स होते हैं, वो एक तरह से उसके बीज कह सकते हो आप। तो वो फंफूदी तो होती है, वो हम जब उसमें मिला के गीले भूसे में उसको हम बीच में डाल के उसको छोड़ देते हैं, और तो उसके अंदर फिर फंफूद वो बड़ी होके और बाहर निकलना, मशरूम के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो वो भी वही तरीका है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ। सर, इसमें एक प्रश्न और आता, ये यदि हम इसमें मही का छिड़काव करें तो इससे फायदा होगा या नहीं होगा? किसका मही किसे कहते हैं आपकी भाषा में? छाछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा है। अकेली छाछ नहीं, अगर आपके गाय का मूत्र है, या जो आपकी बायोगैस से निकली हुई स्लरी है, उसको भी, तरल को भी अगर इसमें डालेंगे, और अब इस चक्कर में आप नहीं पड़े कि साहब ये तो फिर जीवाणु वाली बात आ गई, फिर ये तो फंगस वाली, दोनों ही प्रकृति के अंदर मौजूद हैं, दोनों अपना रोल अदा करते हैं, दोनों ही एक साथ भी करते हैं। जब खाद बनती है
तो जो नाइट्रोजन वाला भाग होता है, जो गीला भाग होता है, उसको जीवाणु खाते हैं, और जो सूखे वाला भाग होता है उसको फंगस खाती है। तो दोनों बराबर भी काम करती है। अब ये डिपेंड करता है कि बाद में जब वो ज्यादा सूखा होता है तो जीवाणुओं को भी फंगस खा जाती है, इसको भी भोजन बना लेती है। अगर गीले वाला भाग ज्यादा है तो जो फंगस आई थी सूखे भाग के लिए, फिर जीवाणु उस फंगस को खा जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा बताया कि हम उसको घोल को बिल्कुल हम डाल सकते हैं। और ऐसे ही गाय के गोबर और गाय के मूत्र के घोल को हम डाल सकते हैं। जो हम हमें जो जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत का भी हम उसमें छींटा मार सकते हैं। या जो जैसे ये पूसा वालों ने एक कैप्सूल बनाया है, तो उस कैप्सूल को भी हम पानी में घोल के डाल सकते हैं। और जैसे वेस्ट डिकम्पोजर कहा जाता है, जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है उसको भी हम पानी में घोल के डाल सकते हैं। तो वो उससे क्या है, एक तो नमी की मात्रा उसमें आ गई, एक उसमें उसके तत्व जो है, पोषक तत्व उसमें बढ़ गए। दूसरा, उसमें जीवाणुओं के लिए भी थोड़ा सा भोजन का काम हमने कर लिया। तो जीवाणु भी होना फायदेमंद होता है, क्योंकि बाद में तो ये जीवाणु उस फंगस का भोजन बनना ही बनना है। तो बिल्कुल ये इस्तेमाल करना चाहिए। छाछ बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए पानी में डाल के। छाछ क्यों, मैं तो कहूंगा कि जो वेस्ट डिकम्पोजर, जो अपना ये बायो एंजाइम होता है, जैसे हम बहुत सारे जो हमारे संतरे के या कीनू के जो फल नीचे गिर जाते हैं, या जो वेस्ट होता है, उससे अगर हम बनाएं ये बायो एंजाइम बनाए, तो उस बायो एंजाइम को भी पानी में घोल के अगर हम उसमें डालेंगे, तो वो बिल्कुल अच्छी खाद बनेगी और जल्दी बनेगी। ऐसे ही अगर जिस टाइम पे हमारे पास में शुगर होती है, गन्ना होता है, तो गन्ने के जो वेस्ट होता है उसके अंदर भी मिठास होती है। तो गन्ने के वेस्ट को भी बीच बीच में हम इसमें डाल देंगे तो ये और ज्यादा बनेगी, क्योंकि उसमें कुछ लोग तो गुड़ का घोल होता है उसका भी छींटा मारते हैं, वो भी अच्छी बात है। ये एक तरह से जीवाणुओं को प्रोत्साहित करने के लिए, फंगस को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको भोजन के लिए एक आमंत्रण देते हैं हम कि भी आओ यहाँ पे है। एक बार वो आ गए, कॉलोनी अपनी बना ली, तो फिर वो क्या करते हैं, उस लकड़ी को खाना शुरू कर देते हैं, अवशेष को खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। एक मैं अभी इसी लगे हाथ एक पॉइंट मेरे को आ गया, बाद में भूल जाऊंगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी क्या होती है? एक तो कंपोस्ट टी, जो हम जब खाद बनाते हैं तो उसमें जो तरल पदार्थ निकलता है, नीचे जो होता है, टूटी लगा दी जाती है, उसको हम कंपोस्ट टी कहते हैं। वो बहुत काम की चीज होती है। एक कंपोस्ट ही होती है जो हम सूखी, जो हमारी वेस्ट, जो लीफ मोल्ड बनी हुई है, फसल अवशेष से जो खाद बनी हुई है, इसको अगर हम पानी में घोल दें, वो जो पीछे पानी निकलेगा, ये कंपोस्ट ही होती है, और बहुत काम की चीज होती है। ये मैं और आपको बता दूं, जब भी किसान जो सिंचाई करते हैं फुहारे से या ड्रिप इरिगेशन से, अगर इस फसल अवशेष का, सड़े हुए फसल अवशेष को अगर पानी में से निकाल दें, या उसके ऊपर इस हिसाब से सिस्टम बनाएं कि आप उसके ऊपर पानी डालें और वो नीचे नाली बनी हो, उसका घोल नीचे आता रहे, तो वो जमीन के अंदर पानी के साथ डालने से बहुत, क्योंकि उसके अंदर फंगस के, जीवाणुओं के छोटे छोटे बीज होते हैं, उसके कण होते हैं, वो उस बहाने वो जमीन में चला जाता है। तो कंपोस्ट टी भी एक बहुत ही काम की चीज होती है। तो इसको भी हम और लोग तो इसका व्यापार करते हैं, बहुत क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो पहले आपने सूखी खाद बना ली, लीफ मोल्ड बना दी, फिर उसको पानी डाल के उसका पानी निकाल लिया, तो वो जो भूरा सा पानी होता है वो बहुत ही फसल के लिए और उसके लिए बहुत कीमती होता है। तो ये अच्छा पॉइंट आपने यहाँ बताया। और कोई भी इसमें किसी का क्वेश्चन हो, सुझाव हो, तो हम इसमें कोई बचे हुए पॉइंट भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो आगे आदरणीय शरद भैया का हैंड राइज था। आदरणीय शरद वर्मा जी है, इटारसी नर्मदापुरम से। जी, स्वागत है भैया। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं भी चाहता हूं कि मुख्य अतिथि, जैसे हम लोगों ने अभी जो धान की परारी है, इससे भूसा बनाया हिस्टा रीपर द्वारा, और उस भूसे से हम लोगों ने काफी जो ईंट के भट्टे होते हैं और
बहुत सारे जो गौपालक हैं वो भी उस भूसे को काफी महंगा खरीदते हैं। हम चाह रहे हैं कि जो परारी से छोटे छोटे जो जैसे प्लेट्स बनाना और ये चीजें अगर आएंगी तो इससे किसानों की इनकम बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसमें भी आपका मार्गदर्शन चाहिए हमें कि कैसे हम लोग छोटे छोटी चीजें जैसे कप प्लेट है, आपका नाश्ते की प्लेट है, ये अगर ये प्लेटें हमारी परारी से आती हैं तो हमारा प्लास्टिक भी बाजार से रिमूव होता है और जो थैलियां बनती हैं वो भी रिमूव होती हैं। तो इस मामले में भी हम आपसे चाहेंगे कि थोड़ा सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी वैसे ऑलरेडी बन रही है, जैसे जो गन्ने का जो अवशेष होता है उससे बन रही है, मक्के का अवशेष होता है उससे बन रही है, केले के जो होता है उससे बन रहे हैं। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि वो महंगा होता है, उसके लिए मशीनें जो है ना, तो कोई भी आम किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ऐसे ही पराली की बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बनती है? इससे तो कागज बन सकता है और कागज बनता है। जो पराली के बिल्कुल उसको चूरा बना दिया जाए और उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो उससे कागज बनता है, प्लेटें बनती है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इससे कंपटीशन आने से ये मशीनें भी सस्ती आ रही हैं। तो आप अपने आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल आप इसका पता कर सकते हैं कि भी इसको क्योंकि देखिए प्लेट बनाने के लिए इसको थोड़ा गलाना तो पड़ेगा। इसको गलाना पहले तो बिल्कुल बारीक बनाना पड़ेगा, फिर थोड़ा गलाना पड़ेगा, फिर उसमें छोटा मोटा बाइंडर भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे उसमें आपके जो कैक्टस होते हैं, जो नागफनी के प्लांट होते हैं या एलोवेरा का प्लांट होता है, उसको मिला देते हैं। या उसमें जो हमारे यहाँ जैसे गवार होता है, तो गवार का भी उसमें गवार गम भी उसमें मिला देते हैं, हालांकि वो थोड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे कुछ और भी एडिटिव आते हैं, बाइंडर आते हैं, जैविक बाइंडर आते हैं। आपको रासायनिक बाइंडर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियों वाले तो रासायनिक बाइंडर भी उसमें डालते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोशिश करनी चाहिए। ये तो जो भी आपके आसपास में जो मार्केट है, सर वेबसाइट इसमें भारत सरकार की कौन सी इंस्टीट्यूट इस चीजों में काम करती है जो कि परारी से ये चीजें बनाती है? अब ये तो देखो कई विभाग है और भारत सरकार के भी है, मोटा वो तो आईसीएआर है। आप उसके अंदर जाएंगे तो शायद इनकी लिंक मिल जाए। मुझे अभी एकदम से तो याद नहीं आ रहा है कौन सा विभाग है उसका, लेकिन सरकार के कई विभाग हैं इसमें। मतलब आजकल तो क्योंकि वो किसानों को बढ़ावा देते हैं, एमएसएमई के अंदर भी वो इसको बढ़ावा देते हैं। जो अपनी जैविक खेती वाला है उसके अंदर भी इसको बढ़ावा देते हैं। तो कई विभाग ऐसे हैं। और बाकी आप सर्च करेंगे तो आज के जमाने में तो किसानों को भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। गूगल में सर्च कर सकते हो। गूगल से भी एक बड़ी चीज आ गई है, चैट जीपीटी आ गई है। गूगल का भी जेमिनी आ गया है। वो और ज्यादा जल्दी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आपको निकाल के दे देगा। आपको बकायदा टाइप करके अपने सामने दे देगा। आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे, वो आपको फिर, जैसे गूगल तो क्या होता था कि अलग अलग साइटें आपको देता था, फिर उस साइट में आपको जाना पड़ता था। उस साइट से फिर आप देखते थे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको निचोड़ निकालना पड़ता। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर क्या है कि वो निचोड़ आपको निकाल के ही देगा, वो बिल्कुल आपको लेख बना के दे देगा। तो इस किसानों को आप अपने जो भी आपके बच्चे हैं, युवा हैं, पढ़ने वाले, उनसे पूछ सकते हैं। आप चैट जीपीटी अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो उससे करेंगे तो वो आपको एड्रेस, वेबसाइट सब कुछ दे देगा। उससे सिर्फ इतना ही पूछना है। आप हिंदी में पूछ सकते हो, अंग्रेजी में पूछ सकते हैं, किसी भी भाषा में पूछ सकते हो। बोल के भी पूछ सकते। आपको लिखना नहीं आता है तो आप उसका माइक ऑन करके आप उसको बोले कि भी मेरे को बताइए कि फसल अवशेष से जो चीजें बनाने वाले विभाग सरकार के कौन से हैं, वो आपको बता देगा। मैं भी कोशिश करूंगा आपको। मैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, कुछ बड़ी बड़ी एनजीओ भी हैं, वो भी ये काम करती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि किसान ये देखता है कि भी मेरे को खर्चा कितना लग रहा है और मेरे को फायदा कितना हो रहा है। आपने बना तो दिया, अब आप उसको बेचने के लिए आप कहाँ जाएंगे? वो मशीन खर्चा कितना उसका होगा, फिर उसमें लेबर का खर्चा होगा। तो ये सब चीजें मतलब हर एक किसान के लिए सूट नहीं कर सकती हैं। तो जिसको करती है, जिसने अपना बिजनेस के रूप में बनाना हो, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अभी भी बन रही है। मैं आपको बता दूं कि जो केले का जो डंठल बचता है, केले का पूरा जो पेड़ बचता है, वो उससे बिल्कुल रेशे बनाए जाते हैं उसके, जैसे पहले पटसन के, जूट के बनाए जाते थे।
ऐसे उसके रेशे बनते हैं, उससे बहुत अच्छे जूते बनते हैं, बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, बड़े महंगे बिकते हैं। ऐसे ही ये जो डिस्पोजेबल प्लेटें हैं, ये भी बनाते हैं और ये बनाना चाहिए। इसको ढूंढने से इसका और सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है, लोन भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन थोड़ा ये मेहनत करके अपने आसपास के विज्ञान केंद्र से, अपने कृषि विभाग से ही पता आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग विभाग बने हुए हैं, अलग अलग वहाँ का तरीका है, अलग अलग फॉर्मेलिटी है। तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बाकी जो किसानों के ग्रुप वगैरह होते हैं, एफपीओ बने होते हैं, या उनके ट्रेनिंग यूनिवर्सिटियों के द्वारा ट्रेनिंग क्लासेस भी चलती है, वहां से भी आप पता करेंगे। तो पीछे लगे रहेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आजकल यूट्यूब के अंदर भी आपको बहुत सारे किसानों के चैनल हैं, बहुत सारे, तो वहां से भी पता चल सकता है आपको। सर एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी। सर जैसे हम लोग जो पराली को मिलाते हैं खेतों में, तो बहुत ज्यादा मिलाने से ऐसा लगता है कि शायद वो खेत की नाइट्रोजन भी खींचती है और कुछ फसलें हल्की सी पीलापन आता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये भी एक हमारे साथ आता है। ये अच्छा दूसरा किया थोड़ा सा आपने। दीमक ज्यादा लगती है सर। मैंने आपको दीमक इन का तो दिन बता दिया दोनों था। चीजों में थोड़ा सा हाँ, प्रकाश। नहीं, मैंने दीमक का तो आपको पहले ही बता दिया था कि, और दूसरा मैंने बताया था कि टाइम लगता है। और लेकिन आपका ये जो नाइट्रोजन सूखने वाला, ये भी पॉइंट ये मिस कर गया मैं, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, जैसे ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति ने तो खाद बनाना है बनाना है, आप उसमें नाइट्रोजन डालोगे तो अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो प्रकृति कहीं से नाइट्रोजन ले लेगी। वो तो वो नाइट्रोजन फिर कहाँ से सूखती है? वो जमीन की नाइट्रोजन सूखती है। तो या जो पेड़, जो फसल लगी होती है, उसकी जड़ों से उसको खींचती है, या उसको मार के भी उसकी नाइट्रोजन वो छीनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने तो अपना काम करना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि सबसे अच्छा तो यह है कि आप पहले खाद बना के उसकी लीफ मोल्ड बना के फिर डालें, फिर वो नाइट्रोजन सोखने वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ठीक है, मजबूरी है तो आपका मिला रहे हैं, तो कम से कम फेंकने से तो अच्छा है, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको पहले बाहर खाद बना लें। 6 महीने का टाइम है, आप पिछली फसल का आगे वाली फसल में डालें, खरीफ का जो बनाए वो आप रबी में इस्तेमाल कर लें, रबी वाला खरीफ में इस्तेमाल कर लें। एक बार ही तो साइकिल आपने उसको पैदा करना है। तो इसलिए ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये भी उसकी एक नुकसान है, जो ताजी फसल अवशेष को जमीन में मिलाने से। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। और भी प्रश्न है शरद भैया? हाँ, बिल्कुल। जी हो गए जी दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगला प्रश्न हमारी बहन प्रणाली मराठे जी का हैंड राइज है। मूल मार्गदर्शन के लिए वंदन। मेरा प्रश्न ऐसा था कि हमारे यहाँ ना सह्याद्री और कोकण विभाग में हाँ, ये जो पराली और पेड़ के पत्ते जमीन पर रखने से ना बहुत दीमक होती है, दीमक। तो इसके लिए कौन सी चीज करनी चाहिए? और ये क्या चींटी भी बहुत होती है। यहाँ का हवामान बहुत कैसा है? उष्ण, हॉट है, हॉट। हाँ, इसका ये कारण होगा क्या? नहीं, देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं। देखिए, ये बड़ी गलतफहमी है किसानों की। जो दीमक होती है वो मित्र कीट होता है, वो नुकसान करने वाला कीट नहीं होता है। लेकिन वो क्या करता है कि वो उसको उसको गीली फसल, गीली लकड़ी खाने का उसको कोई शौक नहीं है, ना उसे अच्छी लगती है, वो तो बेचारी सूखी खाती है। इसलिए ये मत सोचें कि जो दीमक लगने से वो कोई गीली आपकी फसल को खा जाएगी। हाँ, जब फसल को कोई किसी बीमारी से फसल वो सूखती है, मरती है, तो वो फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए उसकी दीमक खा जाते हैं। इसलिए एक तो मैं ये कहूँगा कि दीमक से घबराएं मत आप। दीमक का अगर पत्तों से तो इतनी नहीं आती है, लेकिन जो लकड़ी के डंठल वगैरह होते हैं उससे थोड़ी आती है। तो वो एक एरिया निश्चित हो जाता है, उस एरिया में उतनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीमक भी उस लकड़ी को चूरा करके आपका हेल्प करती है। और चींटियां भी किसान का मित्र कीट होता है। चींटियां भी, आप देखो, आप अगर किसानी करते हैं तो इन चीजों से थोड़ा बहुत आपको सहन करना पड़ेगा। तो चींटियां आने से कोई किसी तरह का भी नुकसान नहीं होता है। तो हमें चींटियों को, या कल को तो हम कहेंगे कि जी हमें तो फंगस भी हमें मारनी है, तो फंगस मारने की दवाइयां हम ले आते हैं।
तो जैसे आती है ना फंगस को, जो कई बार बीज का हम बीजा उपचार करते हैं तो फंगस को हम मारने वाली दवाई उसमें मिलाते हैं। ऐसे ही कल को हम कहेंगे जी जीवाणु तो कीटाणु बीमारी फैलाते हैं, तो हम तो सारे जीवाणु को मार देंगे। तो ये इतना हमें वो नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी बहुत चींटियां आती है तो वो अपने हिस्से की आती है, प्रकृति का वो नियम है भाई। प्रकृति में 84 लाख योनियां है, उसमें से मनुष्य की तो 1 लाख ही है। हम तो 0.1% भी नहीं है। ये प्रकृति हमारी थोड़ी है, ये सृष्टि हमारी थोड़ी है, ये सृष्टि तो उनकी है। हम तो बाद में आए हैं, हम तो बहुत बाद में आए हैं, हमने तो कब्जा किया है इसके ऊपर। तो इसलिए हम ये नहीं सोचे हैं। तो थोड़ी बहुत अगर दीमक आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी दीमक हरी फसल को खराब नहीं खाती है, खराब नहीं करती है। अगर उसको सूखा मिल रहा है तो सूखे को खाएगी, गीले को नहीं खाएगी। इसलिए वो अलग ढेर होने से वहां अगर दीमक आ जाती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। दीमक भी उस लकड़ी का चूरा करके आपके खेत को उपजाऊ बनाती है। धन्यवाद। मुझे क्या कहना था, मुझे ये हमारे मित्र ही है, और मैं उनका जतन करती हूँ, उनको कहीं मैं ये नहीं करती। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैं जो कुछ पराली यानी उसको आग नहीं लगाती हूँ, उनको जमीन पर ही रखने का प्रयास करती हूँ। तो जमीन पर रखने से ना वहाँ सब दीमक लगती है, तो कोई इसलिए मैं बात, तो वो दीमक आपको क्या नुकसान पहुंचाती है बताइए ना। वो दीमक उस पराली को खा ही तो रही है, बाद में तो उसका चूरा बनाएगी वो, तो क्या दिक्कत क्या है आपको? तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचारी अच्छा है, आप उसको पुण्य का काम कर रहे हो। लोग तो चींटियों को दाना डालते हैं, आटा डालते हैं, गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, पक्षियों को चूगा डालते हैं, कितना जतन करते हैं। तो आप तो उसको बेचारी को भोजन दे रहे हो, तो आप तो पुण्य की बात है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो। अगर उन जीवों के लिए रहने की जगह आप दे रहे हो, बना रहे हो, लोग पक्षियों का घोंसला टांगते हैं, तो आप तो उस दीमक का घर का पैदा आप कर रहे हो। तो अच्छी बात है, ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और उस दीमक को खाने वाले भी बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे तीतर होता है, तो ये पक्षी जो होता है, तो अगर उसको ये भोजन दीमक के रूप में मिलेगा तो वो पक्षी आपके अनाज को अटैक नहीं करेगा, उसका फूड साइकिल पूरा होगा। तो ये एकदम, कई बार हम क्या है कि हम एकदम देखते हैं सामने जो नजर आता है, हम उसी पे ध्यान देते हैं, हम उसके पीछे की पूरे साइकिल को अगर हम नहीं देखते हैं। अगर पूरे साइकिल को देखेंगे तो ये प्रकृति को नियंत्रण करने के लिए ये जरूरी होती है, ये काम आती है। क्योंकि फाइनली तो उस दीमक का शरीर भी तो, उसका मलमूत्र भी तो जमीन में मिलना है। तो उसके अंदर भी तो एंजाइम है, उसके अंदर भी तो खाद है, वो भी तो उसको जमीन में ही फायदा देगी ना जी। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें, थोड़ा बहुत ऐसे उसको सहन करें। हम मनुष्य को अकेले रहने की आदत पड़ गई है ना। हम परिवार के साथ भी नहीं रहना चाहते, हम गांव के साथ भी नहीं रहना चाहते, हम समाज के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, हम जंगल में जीवों के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, पशुओं के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम तो बस अकेले रहें। ये पूरी धरती हमारी है, पूरी धरती हमारी नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा इसको सहन करना पड़ेगा जी। जी, बहुत सुंदर। और इसी के साथ में आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, इटारसी नर्मदापुरम से, इनको स्वागत करती हूँ प्रश्न सदन को सादर प्रणाम। और बिश्नोई साहब जी को मेरा बहुत बहुत विशेष अभिनंदन है, क्योंकि जब भी बिश्नोई जी का कहीं भी नाम आता है तो प्रकृति प्रेम से जिस तरह से आप लोग जुड़े हैं, श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है हमारा। इसलिए हम आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप जो बता रहे हैं कि जो खाद हम दे रहे हैं उसको सड़ा के देंगे, किंतु अभी एक नई चीज चली है, वो अभी मतलब मुझे पता लगी कि वो मतलब 2-3 साल पहले से चली, बायोचार के रूप में यदि हम कार्बन बना के खेत में देते हैं तो उसका असर बहुत दिनों तक रहता है, ऐसा मुझे लोग बोल रहे हैं। और हम जो खाद गोबर की खाद से या फसल अवशेष से जो हम खाद बना के देते हैं उसका असर 2-3 साल तक ही रहता है। तो इस विषय में थोड़ा सा हमारा डाउट है, उसको आप क्लियर करें तो बहुत 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 अच्छा पॉइंट है। देखिए, ये भी एक तरीका है। और खासकर जो, जैसे मैंने जो हार्ड लकड़ी होती है, जैसे नरमे का, कपास का जो डंठल वाला है, उसको स्टॉक कहते हैं, हमारे यहाँ बनसटी कहते हैं उसको। तो उसका बायोचार अच्छा बनता है। नॉर्मल भूसे का देखो बायोचार बनेगा तो वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है।
और वो बहुत छोटे कण के रूप में होता है, तो वो मिट्टी में टिक नहीं पाता है, वो पानी के द्वारा भी बह जाता है और हवा के द्वारा भी उड़ जाता है। तो मैं और फिर ये हमें देखना होता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, प्रकृति के लिए कौन सा अच्छा है, हमें सस्ता कौन सा पड़ेगा, हमें लाभ किससे ज्यादा है, वो कंपैरिजन हमें जरूर करना चाहिए। तो बायोचार एक बहुत अच्छी चीज है। बायोचार के लिए सबसे बढ़िया तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने जो 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 हार्ड लकड़ी वाली, जैसे फसल की कटाई छंगाई है, उसका जो चिप्स वह है श्रेड किया हुआ, उसका बायोचार आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी खाद बनने में ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। ऐसे ही आजकल तो जो हमारे यहाँ जो विलायती कीकर होता है, विलायती बबूल होता है, जो जो किसी काम नहीं आता है, लोगों ने तो उसका बायोचार बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब क्या है ना, किसान के लिए ये बायोचार जो है ना वो ऐसे तो है नहीं कि एक साथ ढेर लगा दिया बायोचार बन गया, उसको टाइम लगता है। बायोचार का ड्रम के अंदर उसको डालना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो अगर कोई कर सकता हो तो बिल्कुल ये मैं कहता हूँ कि बायोचार बहुत ही अच्छी चीज है। बायोचार का एक ही फायदा होता है कि जमीन में लंबे टाइम तक रहता है, वो नमी भी सोखता है, वो जीवाणुओं के रहने की जगह भी वो होती है, और वो आपका जो कीटाणुओं के, जो नुकसान करने वाले कीटाणु होते हैं, उसके खिलाफ वो आपका पेस्टिसाइड का भी काम करता है, वो एंटी फंगस का भी काम करता है, बहुत सारे काम करता है। तो बायोचार बिल्कुल काम की चीज है, लेकिन अब ये निर्भर करता है कि वो किसान कितना बना सकता है, किस चीज का बनाता है, या जिस चीज का बनाएगा उसका बायोचार ज्यादा फायदे में है कि उसके लिए अपनी गाय का भूसा ज्यादा काम में है, या उसके लिए अपनी कंपोस्ट के लिए ज्यादा काम, वो तो किसान ने फैसला लेना है। बाकी बायोचार आपने अच्छा बताया, ये बहुत ही काम की चीज है जमीन के लिए, भूमि के लिए, और ये लंबे समय तक रहता है। और बायोचार जो होता है वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है, तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बढ़िया है, जमीन के लिए भी बहुत बढ़िया है, फसलों के लिए भी बहुत बढ़िया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सर, इसी संबंधित गोबर का बायोचार बनाया जा सकता है क्या? नहीं नहीं, ये तो एक देखो, ये क्वेश्चन फिर वही आ गया। ऐसे तो जब गोबर का खाद बनता है, गोबर का बायोचार बना लिया, तो खाद किसकी बनाएंगे आप? तो खाद किस चीज से बनाएंगे? तो गोबर की खाद, तो गोबर से तो खाद आसानी से बनती है, जल्दी बनती है पौधों को। और अब ये मत सोचें कि बायोचार जो है वो कोई जादू है, जादू की छड़ी है। बायोचार अपना काम करेगा, वो गोबर के खाद का काम वो नहीं करेगा। ऐसा आप मत सोचें कि जी आपने बायोचार डाल दिया तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बायोचार का अपना एक अलग महत्व है, वो गोबर की खाद को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए गोबर का जला के या उसको बायोचार बनाने की तो मैं बिल्कुल बेवकूफी वाली बात कहूंगा, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? जब जब मैंने कहा है कि वो जब ऑलरेडी आपका 2 रुपए किलो आपको मिलता है, तो आपने क्यों उसका बायोचार बनाना है? बायोचार बनाने के लिए तो दूसरी चीजें बहुत उपलब्ध है। जो पेड़ों की कटाई है, छंगाई है, उसको आप श्रेड करके बनाएं। जो आपकी कपास का जो वेस्ट है उसका बायोचार बनाएं, जो झाड़ियां हैं उसका बायोचार बनाएं। तो इतना एक साइड में हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, तुलना जरूर करनी चाहिए कि दूसरों के साथ में ये फायदा क्या है, नुकसान क्या है, किसका ज्यादा फायदा है, किसका ज्यादा नुकसान है, किसमें ज्यादा खर्चा है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लेबर लगता है, किसमें कम लगता है। तो ये तो किसान अपना निर्णय लेगा, हम तो उसको नहीं कह सकते। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत सुंदर। आगे चर्चा जारी है। आगे आदरणीय बड़े सिंह आर्य जी का हैंड रेज है, आप अपना प्रश्न करें। जी आदरणीय, सदन को कोटि कोटि नमन। हमारे मुख्य अतिथि से एक बार हमने कॉल पे बात किया था कि जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से पर्यावरण के बीच में काम करने के लिए आपके पास में या कोई संस्था या कोई एनजीओ काम कर रही है क्या? नहीं, देखिए, काम तो करती रहती हैं बहुत सारी संस्थाएं। ऐसे तो मैं ऐसा कोई नहीं ध्यान रखता, मैं अपने विषय का ही बारे में बताता हूँ। और बाकी बिल्कुल करती होंगी, बहुत सारी करती होंगी एग्रो फॉरेस्ट्री की। ये तो किसान को इसीलिए तो जागरूक होने की जरूरत है, किसान को थोड़ा इसीलिए तो पढ़े लिखे की जरूरत है कि जो सोशल मीडिया का प्रयोग, पॉजिटिव प्रयोग करने की तभी तो जरूरत है। हम लोग सारी रील देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। पॉलिटिशियन को कुत्तों की तरह लड़ते हुए देखते हैं, उसकी क्या जरूरत है? हम उसमें ये सर्च करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा।
तो बिल्कुल होगी, लेकिन उसका मेरे पास ऐसे कोई एट ए टाइम कोई ऐसा कोई उसका एड्रेस पता नहीं है। और क्यों नहीं है कि हर एक राज्य में अलग अलग हैं, और केंद्र के अलग हैं। तो आप सर्च करें, आपको सर्च के द्वारा सब कुछ मिल जाएगा। जी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आगे चलते हैं, आदरणीय भाई सुल्तान जी, आपका हैंड रेज है। नमस्ते जी सभी को। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते। जी, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। नमस्ते जी सभी को। जैसे मैं हल्दी की खेती करता हूँ जी। किसकी? हल्दी जी। नहीं समझ नहीं आई आपकी अवधि। टर्मिक हल्दी बोलते हैं जी हल्दी, जो। हल्दी, हाँ टर्मेरिक, बिल्कुल सही जी, सुनाई नहीं हाँ, दिया मेरे जैसे को, हम हल्दी। नालियां बनाते हैं ना उसकी। हाँ जी। तो जैसे ये हम इसको बबूल बोलते हैं, हमारे यहाँ देसी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं दूधा। अच्छा जी। तो जैसे मैं इसको, आप तो कह रहे हैं टुकड़े करके, मैं इसको सारा काट के वैसे बिल्कुल नालियों के अंदर वैसे ही डाल देता हूँ उसको पूरा। ठीक है जी। तो पूरा डाल के फिर उसको ऊपर मल्चिंग कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये तरीका सही है या गलत है? नहीं देखो, वो हम बात कर रहे थे खाद बनाने की, अभी हाँ, आप हाँ। खाद के लिए तो ही। नहीं देखिए, ये भी सही है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इतना ही है। अब जैसे नहीं, जैसे 1 साल की फसल है ना हल्दी की। हम्म। 1 साल की फसल है जैसे हल्दी की। हाँ जी। जैसे वो नालियों में मैंने डाल दिया, ऊपर मल्चिंग करती हो, 1 साल के अंदर बिल्कुल खाद बनकर तैयार होकर, मतलब सारा उसी में मिट्टी में मिल जाता है, बिल्कुल सही होता है। वो बिल्कुल अच्छा तरीका है। वो तो बताया मैंने, मल्चिंग के लिए आपको श्रेड करने की, चूरा करने की जरूरत नहीं होती है। मल्चिंग आप सीधा करें तो वो मल्चिंग का काम करेगी, और नीचे से धीरे 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 उसकी खाद बनती जाएगी। ये मैंने जो तरीका बताया खाद बनाने का बताया है आपको, ये मैंने मल्चिंग का नहीं बताया है। नहीं नहीं मल्चिंग सर के जी, लिए सर जी आप समझे नहीं मेरी बात है। जैसे हमने वो था ना, बबूल था, पेड़ है जो दूधा कहते हैं जिसका यहाँ हाँ जी। आपको वहां जो कहते होंगे, उसको हम नालियों में डाल देते हैं, उसको ऊपर मल्चिंग करते हैं, उसका फिर खाद बनता है। हाँ तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है जी उसमें? तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत क्या नहीं है? है, तो सही तरीका है मेरा। हाँ बिल्कुल सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है जी। बिल्कुल सही तरीका है जी। ठीक है जी, फिर नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। जी, सुंदर चर्चा के साथ आगे एक प्रश्न और है, आदरणीय अनिल राय जी का, उत्तर प्रदेश। जी ओम। ओम, सदन को प्रणाम, सर को प्रणाम। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी बायोचार का बताया है, तो हमारे नजदीक में लकड़ी का कोयला बनाते, तो लकड़ी के कोयला के बनाने के बाद और जब वो बेचते हैं तो नीचे चूरा बच जाता है बहुत, तो यह क्या खेती के लिए फायदेमंद है क्या? जी ओम। हाँ बिल्कुल, सीमित मात्रा में, ये भी एक तरह का कीटनाशक होता है। ये भी सीमित मात्रा में, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, ये जो रेंगने वाले, जो आपके नुकसान पहुंचाने वाले जो स्नेल है, और जो इस सीमित तरह का की, मतलब सर? हाँ उसको, हाँ बिल्कुल, तो उनको रोकने के लिए अच्छा है, बड़ी सीमित मात्रा में इसको डालना चाहिए। बिल्कुल। ये क्यों, राख है, जैसे हमारी हवन की राख है, मोमबत्ती जलने के बाद की जो राख है, वो राख भी पौधे के लिए, क्योंकि राख क्षारीय होती है, राख की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, तो वो भी एक तरह का फफूंद नाशक, कीटनाशक का काम करती है। तो हमें थोड़ी मात्रा में वो भी डालनी चाहिए। ये भी अच्छा पॉइंट आपका आ गया कि इस तरह का जो कई बार उसको वेस्ट समझा जाता है, तो वो भी जमीन में के लिए काम में आती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी किस प्रवृत्ति की है, मिट्टी में कौन सा तत्व की कमी है, कौन सा तत्व डालने से उसको फायदा होगा, कब फायदा होगा। तो ये बिल्कुल सीमित मात्रा में डाली जा सकती है, ये अच्छा पॉइंट है। ऐसे ही राख डाली। 1 एकड़ में कितना पड़ेगा सर? नहीं, अब ये तो मेरे को सीमा नहीं है, मैं तो 5 अंदाजा कहूंगा, तो मैं तो 5% से ज्यादा का नहीं कहूंगा, कि 5% से ज्यादा इसको नहीं डालना चाहिए। मतलब जैसे ऊपर की 6 इंच की मिट्टी है, उसका टोटल वॉल्यूम निकाल लिया जाए जी आपका, और फिर उसकी 5% जी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। जी, धन्यवाद सर। जी, बहुत सुंदर चर्चा सत्र। और इसी में हमारे अगर और भी कोई भाई का, किसान का कोई सवाल है तो प्रश्न कर सकते हैं, वरना हम अभी समापन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 8:02 हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। है किसी ये भाई बहन का? ओम रंजना बहन, ओम हाँ, ओम रंजना ताई। बहन,
ये राख होती है ना, राख, हमारे यहाँ राख में बोलते हैं, हाँ हाँ तो हाँ, बोला बोला। वो पेड़ों पर डालनी है या नहीं? हमारे यहाँ तो डालते हैं, राख होती है जो जलाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी तो मैंने बताया था, राख बहुत काम की चीज है। ये फर्टिलाइजर का काम भी करती है, कीटनाशक का काम भी करती है। अगर पौधों के ऊपर वैसे छिड़काव करेंगे तो कीटनाशक का काम करेंगी, जमीन के ऊपर छिड़काव करेंगे तो वो जमीन को, जो अम्लीय मिट्टी होती है, अम्ल वाली, एसिड वाली, उसको वो न्यूट्रल कर देती है, तो उसका पीएच वैल्यू कंट्रोल कर देती है। तो बिल्कुल ये बहुत काम की चीज है, इसे डालना चाहिए। लेकिन ये है कि ये अच्छी जली हुई होनी चाहिए। कई बार हमारी जैसे हवन वगैरह की जो राख होती है, तो उसमें अभी भी घी तेल उसमें बचा हुआ होता है, तो वो कई बार नुकसान कर जाता है। लेकिन वैसे पूरी प्रॉपर जली हुई राख काम की चीज होती है, फायदे की चीज होती है। बिल्कुल हमें उसका पौधों के ऊपर छींटा मारना चाहिए, तो वो स्प्रे का काम करती है, वो कीटनाशक का काम करती है। मुझे ऐसा अनुभव आया है कि जब मैं ये राख डालती हूँ पेड़ पर ना, तो कई पेड़ ऐसे जल जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? नहीं, इट आप मीन्स ज्यादा मात्रा में नहीं, आप ज्यादा मात्रा में डालते होंगे ना जी। देखो, पेड़ मतलब आप पेड़ किसका, बड़ा पेड़ की बात कर रहे हो, पौधे की बात कर रहे हो आप? बड़े पेड़ नहीं, में कैसे डालते होंगे आप? क्या है ना, चौलाई आदि, ओके, यस। और क्या तो हमारे देखिए यहाँ इसमें ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये कीटक क्या है? लगते हैं ना, वाइट वाइट वाले कीटक लगते हैं ना, तो उसके ऊपर मैं डालती हूँ, तो हाँ, ठीक है। इसके लिए। तो हाँ उसके ऊपर डालती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बीमारी लगी हुई है, आप डालते हैं तो अच्छी बात है। और फिर उससे क्या होता है, तो आप क्या कहते हो कि वो जल जाता है, राख से जल जाता है, आपका जलने हाँ वाला हाँ, वो वो बताइए। डालने से ही होता है ना, वो डालने से ही वो जलने की क्रिया होती है, वो सूखा जैसा होता है। इसलिए नहीं तो मैंने फिर फिर हमारे यहाँ मत तो इसका डालें। बहुत ज्यादा पहले उपयोग किया जाता था, हम्म लेकिन मैं यहाँ जो अनुभव ले रही हूँ वैसा हो रहा है। नहीं ओम। तो फिर आप मत डाल। देखिए, अपने अनुभव से बड़ी कोई किताब नहीं होती है, अपने खुद के अनुभव से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, अपने खुद की अनुभव से बड़ा कोई विज्ञान नहीं होती है। तो खुद का जब अनुभव है कि नुकसान करे तो मत डालें। उसका कारण मैं बताता हूं। कुछ पौधे होते हैं जो अम्लता को पसंद करते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो क्षारीयता को पसंद करते हैं। जैसे बीन्स है, चमलाई के बीन्स होते हैं, इनमें क्षारीय गुण पहले से होता है, तो इसके अंदर आप ये डालेंगे तो उसको क्षार की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो काम नुकसान करता है। इसलिए आप उसमें नहीं डालें। जो पौधे अम्लता को वाले पौधे होते हैं, उनमें आप डालें तो उसमें काम करेगी ये। कम मात्रा में डालें। नुकसान कर रही है तो क्यों डालना है आपने? बिल्कुल नहीं डालें, दूसरा कोई चीज डालें फिर आप। सर, आपने अभी जो गूगल का विकल्प एक वो बताया था, उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, हम नोट कर चैट लेंगे। जीपीटी, CHAT, चैट जीपीटी। ग्रुप में ही आपके एडमिन है, वो आपको ग्रुप में आपका डाल देंगे। उसको चैट जीपीटी कहते हैं, CHAT GPT। ठीक। बहुत काम की चीज है। आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। आंख बंद करके उसमें आप रिकॉर्ड करके बोलेंगे तो भी वो आपको जवाब दे देगा। वो जवाब आपको लिखाई में, लिखत में चाहिए तो लिखत में दे देगा, आपको ऑडियो के रूप में चाहिए तो ऑडियो के रूप में दे देगा। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंख बंद बंद करे उसको सुन लो। ये हालांकि आजकल जेमिनी, गूगल के अंदर भी जेमिनी ने ये सुविधा दी है, लेकिन चैट जीपीटी थोड़ा और एडवांस वर्जन का है। चैट जीपीटी तो पूरा का निचोड़ निकाल के पूरी वो क्या करेगा, पूरे नेट को खंगालेगा, पहले खंगाल के फिर आपको, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा काम करता है, एआई के द्वारा काम करता है वो। एआई तो समझते हो ना आप, आजकल एआई का बहुत बोलबाला है। तो वो आपको निचोड़ निकाल के दे देगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका प्रयोग जरूर करें और बड़ा अच्छा आपको बड़ा मजा आएगा। किसी भी धर्म के बारे में पूछ लें आप पूछें कि सनातन धर्म के संस्कार कौन से हैं, पूरा आपको बता देगा। वो बता देगा कि मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई, वो पूरा आपको बता देगा। आप लिखोगे कि भारत में खेती कब से शुरू हुई, वो सारा ढूंढ के बता देगा आपको। बहुत काम की चीज है, आप जरूर करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय क्या वो मुख्यवक्ता जी। भविष्यवाणी भी करता? चैट जी जीपीटी भविष्यवाणी भी करता है?
चैट जीपीटी जी हाँ पूरा सब कुछ बता देता है, हमें भोजन क्या करना चाहिए, हमें आहार क्या कर लेना चाहिए, हमारे रोज की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सारा का सारा आप जो भी बोलेंगे उसका पूरा समाधान चैट जीपीटी कर देता है। किसी विषय पे लेख लिखना हो तो वो लेख पूरा बना के आपको दे देगा। आप एक बोले कि इस पे लेख दें, वो दे देगा, आप उसको कॉपी मार के अपना इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल देखो, बहुत सुंदर है ये। लेकिन देखिए वो जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी को उठा के आपको दे रहा है, इसलिए थोड़ा बिल्कुल हाँ वो अपने तो कोई लेवल पे अलग नहीं वेरीफाई है। तो करना जरूरी होता है, बट वो आपको अच्छा खासा खांचा आपको बना के दे देता है। हाँ यानी थोड़ा सा आपको कुछ मेन जो पॉइंट होते हैं उसका जो आपको चाहिए तो वो आपको पूरा का पूरा दे देते हैं। तो ये बहुत सुंदर आज हमारे मुख्य वक्ता जी ने भी सबको बता दिया है। और ये 4 GB अगर आपको चाहिए तो आपके मोबाइल में आप ला सकते हैं, और किसी किसी के मोबाइल में है ही भी, तो पता नहीं है। तो चलिए अब हम हमारा समय हो मैं क्या कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए सॉरी। बोलिए हाँ, जी चैट जीपीटी आप यूज़ कीजिए, एआई है, मगर अपना पर्सनल डिटेल्स मत दीजिए। वो आपका सब वो भी डाटा नोट कर लेता है, तो इतना भी भरोसा मत कीजिए उसमें कि पूरी हाँ ये ज़िंदगी भी है उसमें डाल दे, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल किसी और के हाथ में भी जा सकता है, तो जी उसमें जी पूरा बहुत सारा डाटा धोखा भी हो पूरा सकता है। पूरा डाटा आप क्यों डालेंगे? आप तो सवाल हाँ, नहीं, पूछेंगे, डाटा मैं किसी ने कहा ना भविष्यवाणी भी करता है, उसका आपने हाँ शायद सुना नहीं नहीं। वो तो भविष्य, हाँ अच्छा अच्छा इतना भी भरोसा मत कीजिए प्लीज। समझ गया। नहीं, हाँ, भविष्यवाणी वाला उसका उपयोग ना करे तो बढ़िया है, क्योंकि उसकी नहीं, भविष्यवाणी पे भरोसा हाँ, नहीं है। थोड़ा सा आप जैसे बोलते हैं ना, फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इतना भी भरोसा मत कीजिए उस पर। हाँ नहीं नहीं वो हाँ, तो नहीं है। नहीं, थैंक यू, बहुत सॉरी। बहुत धन्यवाद जी, ओ बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। नहीं वो तो है, भरोसा तो किसी पर नहीं करना चाहिए, तो ये तो है। और चलिए जो भी हमारे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है, नुक्से हैं, आपको बताना है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। चलिए आगे हमारे मुख्य वक्ता जी ने बहुत सुंदर आज मार्गदर्शन दिया, और हमारे योग शिक्षक ने भी बहुत सुंदर योग किया, और हमारे सदन में बहुत सारे भाई बहनों ने आज के हमारे मुख्य वक्ता बिश्नोई सर से प्रश्न किए। अब आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आज के इस कार्यक्रम को अब हम समापन की तरफ ले चले। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और मुख्य वक्ता जी ने किसानों के हित में बहुत अच्छी जानकारी दी है। आज हमारे इस योगाहार सत्संग में जुड़े हुए सभी सज्जनों का हृदय से आभार है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमें नई नई जानकारी मिलती है, सावधानियां भी मिलती है। तो मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के योगाहार सत्संग को यहीं पर समापन करने की घोषणा करता हूं। जी ओम। धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद। और आप सभी जुड़े हैं, मैं योगाहार ग्रुप में हमारे योगाहार कार्यक्रम की ऑनलाइन कि ये ग्रुप लिंक डाल देती हूँ, तो अगर आपको वो लिंक अगर चाहिए तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि आप लोग हम सभी जुड़े हैं, तो योगाहार यूट्यूब की लिंक जो है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसको लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं। तो ये भी है कि आप सभी उस आज की जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उस रिकॉर्डिंग को अन्य किसी को देना है तो आप दे सकते हैं, मगर उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम सारे लोग सज्ज दिख रहे हैं कि हम योगाहार कार्यक्रम से जुड़े हैं और योगाहार कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो उसी लिंक का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा अगर आप न जाए तो मैं थोड़ा सा आपको लिंक दिखा सकती हूँ कि किस तरह से हमें ये जाना है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, व्हाट्सएप दिखाई दे रहा अभी? खुल हाँ, अब गया? दिखाई दिया, अब दिखाई दिया। हाँ, ये देखिए, ये अभी यूट्यूब की लिंक है, हमारे यूट्यूब चैनल की, योगाहार यूट्यूब चैनल। ये देखिए अभी कुछ नहीं दिखता है। एक मिनट होल्ड करिए। ये देखिए, ये आ गया हमारा, आ गए ऊपर यूट्यूब लिंक दिख रही है। 1624वां दिवस है योगाहार कार्यक्रम का। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करिए।
अब आपका व्हाट्सएप नजर आया था? अब आया? नहीं, पहले आया था, अब तो नहीं आ रहा, अब तो ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है। अच्छा, ओके ओके, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही। एक सेकंड को आता है फिर चला जाता है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? नहीं, अब तो सिर्फ अब ब्लैक, आपका ब्लैक ही दिखाई दे नहीं रहा है, स्क्रीन ब्लैक अच्छा है। चलिए,